नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचते ही वो बेगूसराय गए। 24 मिनट की उन्होंने यात्रा की और 24 मिनट की यात्रा में, पद यात्रा में, वो कन्हैया कुमार के साथ दिखे। तो एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि कन्हैया की जमीन को मजबूत करने राहुल गांधी स्वयं पहुंच गए और उसके बाद वो वापस पटना लौटते हैं और पटना में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरीके से वो सच बोलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद इस पूरी कवायद में कहीं भी पप्पू यादव दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो एक बात तो बहुत साफ है कि पप्पू यादव से कांग्रेस ने पूरे तरीके से किनारा कर लिया है। कम से कम बिहार में कांग्रेस पप्पू यादव का इस्तेमाल करने नहीं जा रही है और इसका मतलब भी बहुत साफ है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि लालू परिवार कन्हैया को तो टॉलरेट कर लेगा, लेकिन पप्पू यादव को किसी भी सूरत में टॉलरेट करने वाला नहीं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही है क्या? जी नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि आज कन्हैया और राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव बिहार के बॉर्डर इलाके में सभा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि दोनों पास पास भी आना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर आना चाहते हैं। वैसे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 50 से 55 सीट पर तैयार है और अनौपचारिक तौर पर यह बात भी हो चुकी है, लेकिन बिहार का लोकल लीडरशिप है, वो चाहता है कि कांग्रेस अपनी शर्तों पर चुनाव लड़े और 70 से कम पर तो आए नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी बार बार बिहार पहुंच करके कांग्रेस की जमीन भी टटोल रहे हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद से रिश्ते भी खराब नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने छोटे छोटे दलों के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया है। उनको मालूम है कि बॉर्डरिंग स्टेट पे आदिवासियों की संख्या अच्छी है और वहां अगर हेमंत सोरेन से समझौता किया गया तो वो काफी फायदेमंद हो सकता है, वो महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। इसलिए आंख मिचौली, सहमत, फिर दोस्ती, ये सारी लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सब परिधि से बाहर पप्पू यादव बिहार में बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। मतलब पप्पू यादव की कांग्रेस में कोई पूछ नजर नहीं आ रही। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री ललन सिंह क्या बोल रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। कि हम लोग औपचारिक तौर पर आप सबके सवाल जो तरह तरह के आ रहे थे, उसके लिए जरूरी बन जाता था कि हम बैठ करके आगे की रणनीति तैयार करें और हम लोगों ने आगे की रणनीति तैयार किए हैं। टाइम टू टाइम आपको विवाद का विषय, राजेश जी, विवाद का विषय तो यही था कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन से तेजस्वी प्रसाद यादव का होगा, यही इसी विषय पर अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। यानी अभी तस्वीर सही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट है। सर, फर्क पड़ेगा इन यात्राओं से? अरे भाई, बता तो दिए कि बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है। फर्क पड़ेगा कि नहीं तो जनता न तय करती है। जनता मन बनाए हुई है, आपको नहीं बुझा रहा है तो आप जाके पता कर लीजिए जनता का क्या मूड है। एकजुट होइए और सरकार को हटाइए। और राहुल गांधी जी का जान लीजिए आप लोग। जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो टी शर्ट और फुल पैंट पहनते हैं और जब विदेश जाते हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो यही उनका हालत है।
तो टी शर्ट ही पहन के न घूमेंगे, तो टी शर्ट पहन के घूमें और सबको व्हाइट टी शर्ट पहनाते रहें। छोड़िए ना उनको बक पर, बक उनको पता भी नहीं है तेजस्वी यादव को। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट तो न्यायालय है, वहाँ हर आदमी को जाने का छूट है। तो ये ललन सिंह किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी के बिहार आने को लेकर के, और उन्होंने चुटकी लेते हुए कह भी दिया कि आधे घंटे की यात्रा उन्होंने की, लौट आए तो चलिए बहुत है, और फिर कपड़े पर भी बात की, रोजगार पर भी बात की। पर सवाल ये उठता है कि ठीक है, वो तो महागठबंधन के विरोधी दल के नेता हैं, तो वो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात कहाँ तक पहुंची है? आज भी प्रदेश अध्यक्ष खुल करके क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारे नेता होंगे? मामला कहाँ फंस रहा है? और राहुल गांधी आ रहे हैं तो लालू परिवार से क्यों नहीं मिल रहे हैं? और आज राहुल गांधी को आना था तो तेजस्वी यादव बॉर्डरिंग स्टेट पे पहुंचकर हेमंत सोरेन के साथ सभा क्यों कर रहे हैं? आखिरकार चल क्या रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, ये हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जोड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक जोड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ पीयूष पंजी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जोड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मृत्युंजय जी, मैंने फ्राइडे को बताया था कि तेजस्वी यादव अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के बाद दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस से उन्होंने बात की, बड़े लीडर से, राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई। 50 से 55 सीट पर लगभग बड़े नेताओं की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी भी ये राजेश राम तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं? मतलब ये बहुत साफ है, एक तो सीट की जो लड़ाई थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन 50-55 सीट, कौन सी पसंदीदा सीट इनको चाहिए, उसको लेकर के जब तक क्लैरिटी नहीं होगा कांग्रेस को, तब तक वो तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार नहीं मानेगी। ये मेरी सूचना, आपको क्या लग रहा है? सही विश्लेषण है पंकज जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पास पे बार्गेनिंग चिप रखना चाहती है। इतनी आसानी से कांग्रेस, आपको याद होगा 2019 में इनफैक्ट राहुल गांधी ने खुद आगे बढ़कर ये घोषणा की थी कि तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से एक रेसिप्रोकल मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए था राहुल गांधी को और कांग्रेस को, उनको नहीं मिला है। आप देख लीजिए पिछली कितनी तलखी हुई है जब से इंडी गठबंधन बना है, उसमें नेतृत्व को लेकर चाहे लोकसभा चुनावों में, और लोकसभा चुनाव में हार के बाद जी का बयान कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इस गठबंधन में, तो राहुल गांधी ने इतनी आसानी से वो 2019 में जो निर्णय किया था उनको लग रहा है अब उन्हें नहीं करना चाहिए, और वो इसे बार्गेनिंग चिप की तरह रखेंगे कि कुछ तेजस्वी यादव का नाम घोषित करने से पहले, अगर जिस पॉइंट पे भी घोषित होता है उम्मीदवार के रूप में, उसके पहले वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे राजद से। उसी लेन देन में मेरे ख्याल से बाद में बहुत एंड पे जाके शायद ये घोषणा हो जाए, जो मेरी उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी दोनों जो पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियों को समझ है कि उन्हें साथ आकर ही लड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी उनको सरकार में आने की या बहुमत लाने की या उसके आसपास भी आने की उनको अगर कोशिश करनी है, लेकिन दोनों पार्टियां अभी भी चाहती है कि अपना जनाधार उनका मजबूत रहे और वो दूसरे के बैसाखी के दम पर ना रहे। राजद जानती है कि कांग्रेस का खुद का कुछ बहुत कैडर है नहीं, खुद का जनाधार है नहीं, वो बस एक वोट काटने वाली पार्टी का रोल प्ले कर सकती है। और कांग्रेस को ये पता है कि जो पिछले करीब 90 के बाद से आप देखिए 35 वर्षों से जो उसका जनाधार खत्म हुआ है, अगर वो राजद के साथ चलती रही तो उसमें कोई अब वृद्धि आने वाली है नहीं। तो उसके पास भी जो ऑप्शन है एक अकेले जाने का और पार्टी को 2029 के लिए तैयार करने का, उसकी तरफ भी वो देखती रही है। लेकिन शायद दिल्ली के तर्ज पर मुझे लगता है उस प्रकार का साहसिक कदम वो बिहार में नहीं लेते, क्योंकि एक मेजर अंतर है कि दिल्ली में जो आप वोटर वर्ग भी देखिए थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन होता है, और बिहार में जो राजनीति होती है वो बहुत जाति आधारित होती है और एक बहुत ट्रेडिशनल सबका वोट बैंक होता है जो अचानक से बिल्ड नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल से दोनों कारणों से दोनों पार्टियां साथ में ही रहेंगी, थोड़ी बहुत झुककर चलती रहेगी और दोनों अपनी तरफ से खींचतान करते रहेंगे। कांग्रेस कहती रहेगी कि जब तक मुझे सत्ता नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं मानूंगा, और वो कहेगी कि पहले तुम मेरी घोषणा करो।
ये चलते रहेगा। और इसी बार्गेनिंग चिप में एडिशनल बार्गेनिंग चिप के रूप में आप देखें कन्हैया कुमार यूज होंगे, पप्पू यादव भी यूज होंगे। उनके भी राजद का भी मेरे ख्याल से इस प्रकार का कंडीशंस रहेगा कि कन्हैया की थोड़ी रोल कम की जाए, कन्हैया को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया जाए, या कुछ क्षेत्रों तक सीमित रख दिया जाए, कुछ सीटों तक जो उनकी जाति बहुल सीटें वहां तक सीमित रखा जाए। पप्पू यादव के बारे में भी इस प्रकार के कमेंट्स जरूर रहेंगे उनके कि पप्पू यादव के रोल को इस प्रकार से ना बनाया जाए ताकि वो एक राइवल यादव नेता के रूप में उभरे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों अपने अपने जो कंडीशंस है उसको बीच बीच में इम्पोज करते रहेंगे, और थोड़े से जब इलेक्शंस पास आएगा उसके आसपास आके मुझे लगता है तेजस्वी को लोग घोषित करेंगे। घोषित करना मेरे को लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर एक घोषित फेस हो तो शायद थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा बेटर नहीं, मिले, वो लेकिन बात बिना कुछ बार्गेनिंग के नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज और समझ में नहीं आती पीयूष पंत जी कि एक तरफ राहुल पटना आते हैं और तेजस्वी यादव बांका सभा करने चले जाते हैं, हेमंत सोरेन के साथ सभा करने चले जाते हैं। अब बिहार और झारखंड में आप देख लें तो झारखंड में भी कांग्रेस हेमंत सोरेन की सहयोगी है और बिहार में भी तेजस्वी यादव की सहयोगी है। तो दरअसल क्या हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस को चेक नहीं किया गया तो फ्यूचर में यह हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के साथ सभा कर रहे हैं? मेरी जानकारी में अगर कांग्रेस आंख दिखा रही है तो तेजस्वी यादव भी आंख दिखा रहे हैं। वैसे बड़े नेताओं के बीच 50 से 55 सीटों पर अनौपचारिक सहमति बन गई है मेरी जानकारी में, लेकिन अभी लड़ाई इस बात पर टिकी हुई है कि 55 सीट हमारे मन माफिक सीट चाहिए, हारने वाला सीट मत दीजिए जो 2020 तक आप देते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि हम 70 से कम पे नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जमीन टटोलने बिहार पहुंच जाता है, और इस सब के बीच आरजेडी एक स्ट्रैटेजी लेकर के चल रही है कि कांग्रेस आंख दिखाएगी तो हमें भी डबल आंख दिखाना है। इसलिए जो छोटी छोटी पार्टियां जिनसे हमें फायदा मिल सकता है उनसे भी हमें गठबंधन करना चाहिए। अब बिहार का बॉर्डरिंग स्टेट जहां पे आदिवासियों की संख्या अच्छी है, इसलिए हेमंत सोरेन के साथ मिलकर के ये सभा कर रहे हैं। और मेरे पास जो सूचना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी जैसे जेएमएम ने 6 सीट दिया था, जैसा कि मुझे याद है, हो सकता है ये 4 सीट हो, तो आरजेडी भी यही 4 से 8 सीट के आसपास उनको दे सकती है ताकि मैक्सिमम सीटें जीती जा सके। क्या कहते हैं आप? अब देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जहां तक है ये लोग चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन को सर्वोपरि रखते हुए चल रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि जो सवाल लगातार उठ रहा था कि कांग्रेस का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या उनके प्रभारी हों, वो कब लालू यादव से नहीं मिले जाके, तेजस्वी से नहीं मिले जाके, इस बात को जो है कि कांग्रेस ने भी समझा और कि ये कहीं हाथ से बाहर न निकल जाए मसला, क्योंकि कांग्रेस भी ये जानती है कि बिना आरजेडी के सहयोग के वो और उनके साथ बिना लड़े हुए जो है कि वो बिहार में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये जाके जो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार मिले हैं तेजस्वी यादव से, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस किसी भी कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, जो कि वाजिब भी है, क्योंकि कांग्रेस पे यही आरोप लगा, पिछले बार भी लगा, आरजेडी ने खुद लगाया कि कांग्रेस की वजह से जो है कि हम सत्ता में नहीं आ पाए। अगर कांग्रेस कुछ सीटें और जीत के आती तो हम सत्ता में बैठे होते। तो कांग्रेस को इसलिए अपने को मजबूत करना बहुत जरूरी है ताकि उसको न केवल वहां पे सफलता मिले, बेहतर सफलता मिले, बल्कि एक वो बार्गेनिंग जो है पावर भी उसकी ज्यादा बढ़े उसमें। क्योंकि देखिए अलायंस जहां भी होता है वहां पे कोऑपरेशन तो होता ही है, लेकिन एक बार्गेनिंग हर पार्टी करती है, अलायंस पार्टनर करता है कि अलायंस पार्टनर का अपना पॉलिटिकल जो वजूद है उसका भी बहुत बड़ा सवाल होता है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और वो क्षेत्रीय दलों की पिछड़गू बन के रह जाती है। तो इस अपनी छवि से और इस जो वास्तविकता है, छवि तो क्या मतलब वास्तविकता यही है, इससे जो है पार पाना चाहती है कांग्रेस।
और इसीलिए ये जो देखिए आप कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी उनको बकअप करने पहुंचे आज, तो ये सब वही कवायद चल रही है कि युवा वर्ग को फोकस करके, क्योंकि कोई भी पार्टी उस तरीके से जो है कि बिहार के युवाओं को फोकस नहीं कर रही है। और बिहार के युवाओं की समस्या नहीं, बहुत है। पीके ने जरूर इस तरह की कोशिश करी है। पीके नहीं, ने जो अपनी पदयात्रा के दौरान पर उन्होंने ये पर ये सारी कोशिशें चल रही हैं, पर डॉक्टर संजय, एक बात तो बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस ने पप्पू यादव का इस्तेमाल किया और दूध में मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया। राहुल गांधी आए, बेगूसराय तक में पप्पू यादव कहीं दिखाई नहीं पड़े, पटना में कहीं पप्पू यादव दिखाई नहीं पड़े। तो क्या अब मान लिया जाए कि बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री नहीं होने वाली है? पहले कहा जाता था डॉक्टर अखिलेश सिंह रोक रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत साफ हो गया कि अल्लाह वरू भी नहीं चाहते हैं, कन्हैया भी नहीं चाहते हैं और राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पप्पू यादव को सटाया तो लालू से समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पप्पू को लालू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तेजस्वी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कन्हैया को कर भी लेंगे। उनको लगेगा कि ठीक है, अपर कास्ट की कुछ सीटों पर ये अपना प्रभाव जमा भी दिया तो हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन पप्पू बिल्कुल नहीं चाहिए। और लालू यादव की इस शर्तों को पूरे तरीके से मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, अल्लाह वरू, कांग्रेस के तमाम नेता। बड़ा फ्लिकरिंग रहा है, बड़ा स्लीपरी कैरेक्टर उनका रहा है। सुबह में क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, इस बात को आरजेडी खूब बढ़िया से समझती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो पूर्णिया में जा करके अंततः तेजस्वी यादव का वो भाषण बड़ा वायरल हुआ था कि भाई आप किसी को वोट कर दीजिए, पप्पू यादव के पक्ष में मतदान मत कीजिए। यहाँ तक वो कह गए थे, मतलब अपनी पार्टी की भी वो बलि चढ़ा गए थे पप्पू यादव के कॉज पर। तो कांग्रेस इस बात को समझती है, हम जितना पोस्टरिंग कर लें, जितना पोजिशनिंग कर लें, अगर लालू प्रसाद जी या आरजेडी का साथ हमको नहीं मिलेगा तो हम बिहार में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़ने के लिए कोई पार्टी स्वतंत्र है, लड़े थे 2010 में तो अकेले लड़े ही थे, 4 सीटें आई थी, तो लड़ने के लिए फिर लड़ लेंगे ये। तो ये बात कांग्रेस ठीक से समझती है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी पप्पू यादव को नहीं चाहती है। अल्लाह बरू की भी जो मुलाकात होती है एम्स में, वहां भी थोड़ी पॉलिटिकल गपशप होती है, जिसमें वो वहां भी इशारा है कि वैसे व्यक्ति को मत लाइए जो आकर के फिर एक नया राग अलापने लगे। तो पप्पू यादव की एंट्री करीब करीब न के बराबर है। और दूसरी बात, जो कन्हैया को लेकर के बड़ी बात चल रही है, इसलिए कि एक युवा आबादी तो है बिहार की, इस देश की सबसे बड़ी युवा आबादी बिहार में रहती है। कन्हैया को ये कांग्रेस अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहती है और चाहती है कि कन्हैया की कीमत पर ही बिहार के नौजवानों को, अगर उस शब्द पर गौर करेंगे, पलायन रोको। और जो मैं देख रहा था राहुल गांधी जी का जो अलग अलग जो सोशल मीडिया पर जो इनका एडवर्टीजमेंट आ रहा था, उसमें वो व्हाइट टी शर्ट के साथ ये भी था कि बिहार के युवा जो भटकते हैं दूसरे राज्यों में जाकर के, कम से कम कांग्रेस अगर एक बार मजबूत होगी तो इनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो युवाओं के माध्यम से युवाओं के सपनों को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिसमें कन्हैया इनके पोस्टर बॉय हैं, अल्लाह बरू हैं, राहुल गांधी एक बार कन्हैया बुलाते हैं और वो बेगूसराय के लिए तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये अपने आप में मैं मानता हूं कि बड़ी बात है। कांग्रेस भी इस चीज को समझ रही है और आरजेडी भी इस बात को समझ रही है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और एक दूसरे की जरूरत तभी पूरी होगी जब दोनों के थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज को बर्दाश्त करना होगा। कांग्रेस भी कन्हैया को दांव पर लगाए हुए है कि भाई अब पूरा बिहार में घूम करके कांग्रेस की जमीन को मजबूत कीजिए, ये न लगे कि कांग्रेस केवल आरजेडी की बैसाखी पर है। और आरजेडी भी इस बात को समझ रही है कि भाई कांग्रेस जब हमारे साथ अलायंस में है तो जो भी वोट, चाहे वो दलित वोट हो, चाहे वो पिछड़ा वोट हो, चाहे मुस्लिम वोट हो, वो समीकरण तो फिर मेरे साथ ही खड़ा होगा, जिसकी फसल हम भी काटेंगे। तो पप्पू यादव की एंट्री तो नहीं के बराबर अब लगती है, लेकिन हाँ, कांग्रेस और आरजेडी की नजदीकियां जिस तरह से इधर के दिनों में बढ़ी, अल्लाह बरू का जो आइस ब्रेक हुआ कि वो जाकर के बीमार लालू प्रसाद जी से एम्स में मिलते हैं,
और आज बेगूसराय में जिस तरह से आरजेडी को लेकर के जो कांग्रेस के रुख थे, वो सारी चीजों से तो लग रहा है कि अब एक कॉर्डियल रिलेशन इन लोगों का डेवलप किया है। देखते हैं राहुल नहीं, कॉर्डियल रिलेशन डॉक्टर संजय डेवलप किया है, लेकिन अभी भी राजेश राम नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और मेरी जानकारी में 55 सीट पर अनौपचारिक सहमति बन गई है। मैंने ही फ्राइडे को बताया था कि कैसे तेजस्वी यादव अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के बाद कोलकाता से सीधा दिल्ली पहुंचे थे और गुपचुप मुलाकात उनकी हुई थी राहुल गांधी के साथ, और उसमें लगभग ये बात तय हो गई है कि हम 55 सीट देंगे। पर 55 सीट कौन सा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेसियों का ये जरूर कहना रहा है कि 2020 में आपने 70 सीट दिया, 45 ऐसी सीटें थी जिस पे कभी महागठबंधन के उम्मीदवार जीत नहीं पाए। तो ऐसे में अगर 55 सीट भी मिले तो ऐसी सीट मिले जिसको हम जीत सकें, जिसमें जीतने की गारंटी ज्यादा हो, जो महागठबंधन की सीट हो। तो हमारे पास जो जानकारी है कि जब तक वो 55 सीट पूरे तरीके से पुख्ता नहीं हो जाएगा, कांग्रेस के मन माफिक नहीं होगा, तब तक कांग्रेस कहेगी नहीं कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के तरफ से, आरजेडी के तरफ से भी ये कोशिश लगातार जारी है कि कांग्रेस ज्यादा बार्गेन करेगी तो हम कांग्रेस के से अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं, और इसलिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों पे डोरे डाल रही है। अब देखिए, आज राहुल बिहार पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव बिहार बॉर्डरिंग इलाके पे चले जाते हैं, हेमंत सोरेन के साथ सभा करने जाते हैं बांका। और मेरे पास खबर है कि हेमंत सोरेन के साथ भी बॉर्डरिंग स्टेट पे, बॉर्डर पे वो समझौता कर सकते हैं कुछ विधानसभा क्षेत्र में जहां जेएमएम का प्रभाव है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, वो जो जमुई का इलाका है, बांका का इलाका है, भागलपुर का इलाका है, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, और उन सीटों को लेकर के तेजस्वी यादव क्यों नहीं सीरियस होंगे। वो चाहेंगे कि हेमंत सोरेन का हमको साथ मिले, क्योंकि झारखंड में तो एक इनका अपना सरकार ही चल रही है दोनों की साथ में। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो 55 सीट का जो एक फॉर्मूला अभी निकल करके आया है, कांग्रेस को अगर वो मजबूत सीटें नहीं मिलती है तो अभी खेल बन भी सकता है, खेल बिगड़ भी सकता है। और बिल्कुल 45 सीटें तो जो थी दी गई थी, तो कैसी सीटें थी, वो जो 4 बार से महागठबंधन वहां चुनाव नहीं जीत रही थी। तो अगर उनके हिस्से में उस घटा दिया जाए तो 25 सीटें ही मिली थी। अगर 25 में ये 19 जीत गए तो इनका स्ट्राइक रेट को भी खराब नहीं माना जाएगा। इस बार ये चाहते हैं कि हम जो सीट चिन्हित कर रहे हैं आरजेडी, वो हमारे खाते में दे, उन मजबूत सीटों पर हम चुनाव लड़े, और तब जाकर के हम वो पत्ता खोलें जिसकी बात आप कर रहे हैं। कि अभी राजेश, कुछ लोग तो क्या क्या मीडिया में चला रहे हैं कि अभी कौन मुख्यमंत्री होंगे, कौन मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन राजेश राम ने तो जो कहा वो बजाबते प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कहा, बाकी लोग भी कहते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पर सहमति उन सीटों के कि कौन सी सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि इसके आधार पर चीजें तय होगी। देखिए, मेरे पास ये भी जानकारी है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बात पे अड़े हुए हैं कि 70 सीट तो चाहिए, और उसमें शकील अहमद खां हैं, आपको बताएं, वो चाहते हैं 70 सीट चाहिए। उसमें और कई ऐसे नेता हैं, अजीत शर्मा हैं, चाहते हैं 70 सीट तो चाहिए, लेकिन लड़ना आरजेडी के साथ ही चाहते हैं, मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तारिक अनवर ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं हमें आरजेडी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस मजबूत नहीं है, बगैर आरजेडी कुछ हो नहीं सकता है। और इसीलिए जो बिहार कांग्रेस के भीतर जो ये रस्साकशी है, उसको व्यापक तौर पर समझने के लिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिले थे। पर सवाल फिर वहीं पे अटक जा रहा है कि कितने सीटें देगी आरजेडी। मेरे ख्याल से 55 सीट देगी, मनचाही सीट चाहिए, और कहा यह भी जा रहा है कि कन्हैया भी अपने लोगों के लिए 3 सीटें चाह रहे हैं, इसलिए कन्हैया की जमीन मजबूत करने राहुल वहां पर पहुंचे।
वो विधानसभा लड़े ना लड़े, 2029 का लोकसभा तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे बहुत गुंजाइश है कि विधानसभा भी लड़ें, और कन्हैया अपने 3 लोगों के लिए भी विधानसभा का सीट मांग रहे। ये सारी बातें आरजेडी सर्कल में भी घूम रही है। बड़ा सवाल फिर वहीं पर अटक करके आ जाता है कि क्या आरजेडी अभी जमीन टटोल रही है, या आरजेडी तय कर चुकी है लड़ना, माफ करिएगा, कांग्रेस तय कर चुकी है कि लड़ना आरजेडी के साथ ही है। अगर 55 सीट मन चाहा मिल जाता है तो हमारे पास आरजेडी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं। मृत्युंजय अच्छा जी। पंकज, मुझे लगता है देखिए, जो ये गठबंधन का फैसला जनरली होता है उसमें आप देखेंगे 2 प्रकार के विरोधाभासी विचार आते हैं। जो खुद चुनाव लड़ते हैं, आप देखेंगे जो कैंडिडेट्स होते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का जो एम होता है वो चुनाव जीतना होता है। तो उनको पता है, कांग्रेस के ज्यादातर जो कैंडिडेट्स उनको पता है कि अगर राजद के साथ नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस सिंगल डिजिट तो किसी हाल में पार नहीं कर रही है। इसका मतलब है जितने कैंडिडेट हैं सबके सब हारने जा रहे हैं। तो ज्यादातर आप जो देखेंगे जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका एक मत रहता है कि कुछ भी हो जाए हमें राजद के साथ मिलकर ही लड़ना चाहिए। लेकिन वैसे नेता आपको जो चुनाव खुद नहीं लड़ते हैं लेकिन नेतृत्व में है, चाहे वो प्रदेश में है चाहे वो केंद्र में है, उनका जनरली एक इंटेंशन होता है कि पार्टी को हम कैसे मजबूत करें, जनाधार को कैसे मजबूत करें। इस बार सीटें हार जाए तो हार जाए, लेकिन अगले बार के चुनाव के लिए या 29 के चुनाव के लिए हम लोग थोड़ी तैयारी करनी शुरू करते हैं। तो ये आपको हमेशा विरोधाभास दिखेगा। इसलिए ज्यादातर जो आपने नेताओं का नाम लिया उनका उनका नाम इसलिए आते रहता है क्योंकि उनको पता है कि राजद के बैसाखी के बिना जीत नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए भैया साथ में चुनाव लड़ो, 10-15 सीटें कम भी मिले तो लड़ लो। दूसरी तरफ राजद के साथ ये स्थिति नहीं है। देखिए राजद किस चीज के लिए लड़ रही है, राजद सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। वो एक सम्मानजनक सीट ऐसे भी लेते आएगी अपने दम पर भी, कांग्रेस के साथ लड़े या उसके अलावा लड़े, लेकिन उसका पूरा का पूरा इंटेंशन है सरकार बनाने का। उस सरकार बनाने के प्रयास में उसे पता है कि छोटे छोटे दलों के वोट बैंक को साथ जोड़ना होगा। किसी भी दल को ऐसे खुला नहीं छोड़ना होगा जो हमारा 5-10% वोट काट ले। और इसी के लिए कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस हो चाहे साहनी जी की पार्टी हो चाहे माले हो, जितनी भी छोटियां पार्टी, चाहे हेमंत सोरेन जी की पार्टी हो, इन सभी पार्टियों को साथ लाने का प्रयास कर रही है। अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो सीट का बंटवारा है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होने वाला है पंकज। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहेगी कि 55 सीट मुझे निकाल के दे दो और वो मिल गया, क्योंकि विकास साहनी की तरफ से बहुत हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। उन्होंने कुछ मीडिया में अपने शिगुफे भी छोड़े हैं कि हमें 60 सीट और डिप्टी सीएम पद चाहिए, सब चाहिए। माले का एक्चुअल जनाधार है बिहार में, मुझे लगता है कांग्रेस और वीआईपी पार्टी से कहीं ज्यादा जनाधार माले का है, खासकर विशेष कुछ क्षेत्रों में। इनफैक्ट आज जिस क्षेत्र में पदयात्रा हो रही है वो तो गढ़ रहा है माले का। तो उन पार्टियों को भी साथ साथ लेके आपको ये पूरा जो सीटों का बंटवारा है, चाहे उसकी संख्या हो चाहे कौन सीटें किसको जा रही है, ये सभी पार्टियों के साथ मिलकर होगा। तो कांग्रेस अगर चाहेगी भी कि पहले मेरा तय कर दो कि मुझे 55 ही दे रहे हो लेकिन ये सीटें मुझे दे दो, तो वो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है। वो बहुत आप देखेंगे चुनाव नजदीक आने के काफी उसके आसपास ही हो पाएगी, अभी वो बहुत दूर की कौड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है पंकज जी। आप देखिए कांग्रेस थोड़ा सा एक काम बस ये कर रही है कि नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कन्हैया हो चाहे पप्पू यादव। मुझे अभी भी डाउट है, मुझे लगता है कि शायद अगर राजद से थोड़ा कुछ बार्गेनिंग करने का मौका मिला और राजद ने अपनी तरफ से कोई इस प्रकार की कोताही बरती तो पप्पू यादव को कांग्रेस इस्तेमाल करेगी किसी न किसी प्रकार से, राजद को थोड़ा परेशान करने के लिए, इसे नाराज करने के लिए। तो अभी मुझे लगता है वो कार्ड्स अपने वो अभी खोलेगी नहीं कांग्रेस थोड़े दिनों तक। अभी जब तक सब कुछ ठीक है वो पप्पू यादव को पीछे ही रखेगी। कांग्रेस के पास बहुत ऑप्शन नहीं है, वो नए नेताओं को उभारने का प्रयास करेगी इस पूरे चुनाव में। उन्हें भी पता है कि वो लोग लूजिंग साइड पे हैं। जिस प्रकार का फॉर्मिडेबल गठबंधन है एनडीए का, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है सरकार में आने के। तो चाहते हैं कि जो भी उस चुनाव को बहुत तन्मयता से लड़े और अपना जो जनाधार है बिहार में, जो एक 90 के दशक के पहले हुआ करता था, उसके अगर कहीं भी नजदीक भी हम लोग जा पाए तो बहुत बड़ा सक्सेस होगा। सरकार बनाया ना नया बनाना, ये कांग्रेस अभी सोच भी नहीं रही है मेरे ख्याल से। नहीं, वो बात ठीक है, पर एक जानकारी मेरे पास और है पीयूष पंत जी, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दरअसल आरजेडी के कोर ग्रुप से मेरी बात हो रही थी जो तेजस्वी के इर्द गिर्द रहते हैं, तो उनका ये कहना था कि देखिए अभी बार्गेन की लड़ाई चल रही है। आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दोनों एक साथ रहना चाहता है, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व चाहता है कि साथ भी लड़ें पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले करके लड़ें, और कुछ लोग अलग भी लड़ना चाहते हैं।
और साथ ही साथ मुझे आरजेडी के नेताओं ने बताया कि अभी आरजेडी के दिमाग में वक्फ संशोधन बिल के ऊपर मैक्सिमम कंसेंसस बनाने का है, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को साथ जोड़ने का। आप एक तरफ देखिए कि आरजेडी का ज्यादा जोर वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद जेडीयू को एक्सपोज करने पर है, बीजेपी के विरोध गोलबंदी पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस पलायन रोको, रोजगार दो, उस पर जोर कर रही है। न्याय का अधिकार, उस पर भाषण देने पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव इतना नजदीक है और कैंपेन का थीम अलग अलग हो, मुद्दे अलग अलग हो, जोर अलग अलग चीजों पर है, तो ये दिखाई नहीं देता कि दोनों पार्टी कह तो रही है हम साथ हैं, लेकिन अपने अपने मजबूत किले को मजबूत करने में लगी हुई है। अगर साथ रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ये सोच करके भी दोनों आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर दोनों एक साथ मिल करके वक्फ संशोधन पर ही बिहार की सड़कों पर उतरते तो शायद बात कुछ और होती, मैसेज कुछ और जाता। क्या कहते हैं आप? देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि इस समय जो है कि पूरा चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या और दूसरी पार्टियां हो, लेफ्ट पार्टीज हो, वो इंडिया गठबंधन के रूप में ही जो है वो बिहार में चुनाव लड़ने के का तय कर चुके हैं और उनका हर मूव जो है उसी तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अपनी अपनी जमीन जब तक वो मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ओपोनेंट जो एनडीए है बहुत तगड़ा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी आमादा है कि अपने बूते पे सरकार बनाएगी। और आपने देखा रामनवमी के दिन बिहार में भी जिस तरह से आप दरभंगा में भी कुछ घटनाएं उस तरह की हुई हैं, जो जुलूस वुलूस निकल रहा था, तो पूरा कम्युनलाइज करने की कोशिश हो रही है, बिहार को भी कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे आरजेडी के हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, लेफ्ट पार्टीज हो, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए है। क्योंकि देखिए आपने जैसा कहा, सही बात है कि आरजेडी के लिए सवाल इस बात है सत्ता में आने का, और तेजस्वी यादव के लिए को मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वो चाहते हैं, और लालू यादव खुद चाहते हैं, और ये मौका होगा क्योंकि फिर उनके अगर हाथ से गया और बीजेपी सत्ता पे आ गई तो बहुत मुश्किल होगा फिर के लिए। तो मुझे लगता है सब दांव फूक फूक के चले जा रहे हैं और अपना अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव जो है उन आदिवासी इलाकों में गए हैं, जहां से वो जो है हेमंत सोरेन के साथ मिलकर, जो आपने कहा कि वो बात सही हो सकती है कि 2-3 सीटें उनको वहां दिलाई, वो दे सकते हैं, लेकिन वो ठीक भी है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है ताकि आप सत्ता में आने का रास्ता आपका थोड़ा सुगम हो सके। तो कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व होता है वो हमेशा अपने को प्रूव करने के लिए, भले ही चाहे झूठा तरीका हो, वो दावे करता है। हमने बहुत देखा कांग्रेस, खासकर कांग्रेस में ये बहुत बड़ी बात है जो देखने को मिलती है कि उनका सांगठनिक ढांचा बहुत चरमराया हुआ रहता है। उसके बाद भी जो प्रदेश नेतृत्व है वो जो है लगातार बड़े बड़े दावे करता है और कहता है कि हम तो इतनी सीट पे लड़ेंगे और इतनी जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो हासिल कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये सब एक पोस्चरिंग है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको तय करना है। और इसमें जो है कि राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात भी हुई है, बातचीत समझदारी भी हुई है। इसीलिए जो है देखिए आपकी जो है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के राजेश कुमार, वो गए, मिले भी तेजस्वी यादव से, उधर जो है कि प्रभारी वो भी मिले एम्स में। तो पूरा वही हो रहा है कि किसी तरह फूक फूक के लड़ेंगे, सब साथ ही लड़ेंगे, क्योंकि चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टियों हो, उनके लिए जो वजूद है या उनकी जो सफलता हो सकती है वो एक साथ लड़ने पे ही जो है निर्भर करती है। अलग अलग जाएंगे तो अपना सबका नुकसान होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। तो ये वो सब जानते भी हैं, लेकिन उसके पहले अभी समय है थोड़ा, वो पोस्चरिंग कर सकते हैं, अपना अपना जनाधार बढ़ा सकते हैं, जिसके आधार पे जब बैठेंगे टेबल पे तो सीटें किसको कितनी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल यही होगा, समझदारी यही होगी कि वो उस आधार पे सीटों का बंटवारा हो जहां जिसकी बढ़त संभावित हो सकती है। ये एक समझदारी के साथ हो, न कि जिसके आधार पे हो। जी हाँ, बहुत नुकसान होगा इंडिया गठबंधन, नुकसान होगा। पर दो तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए राहुल आए, डॉक्टर संजय,
लेकिन वही जो आरजेडी के एमपी हैं सुधाकर सिंह, वो कह रहे हैं कि राहुल आरजेडी की मदद के लिए आए। दरअसल वो कह रहे हैं कि ये कन्हैया की पदयात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की पदयात्रा है। पहले तेजस्वी भी रोजगार दो, पलायन रोको की यात्रा कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। तो एक तरीके से दोनों की सोच और समझ एक ही है, दोनों एक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर बीजेपी कह रही है कि नहीं, यह दबाव बनाने की राजनीति है। जब मदद कर रहे हैं तो फिर दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? यहां तक बात दिखाई पड़ती है कि औपचारिक मुलाकात की भी घोषणा नहीं होती है। ये क्या चक्कर है? राहुल गांधी पटना आए और लालू परिवार से ना मिले, राहुल गांधी पटना आए, तेजस्वी यादव उनका वेलकम ना करें। ये मैसेज क्या देता है डॉक्टर संजय कुमार? जी जी, अभी दूरी बनी रहेगी, और दूरी तब तक बनी रहेगी जब तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है। दूसरी बात, चूंकि नौकरी वाली बात कनेक्ट कर गई थी 2020 के चुनाव में, और तेजस्वी जी ने एक अच्छी संख्या में ये सीट ले आए थे, ये तो सरकार बनाते बनाते रह गए थे। इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है कि नौकरी वाला मुद्दा, पलायन रोकने वाला मुद्दा युवाओं को सीधे सीधे कनेक्ट करता है। इसलिए अगर ये बीजेपी कह रही है कि एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, इसको अर्ध सत्य माना जा सकता है। और दूसरी तरफ इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि भाई मुद्दे तो वही हैं, वही तेजस्वी नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, वही कांग्रेस नौकरी रोजगार पलायन रोकने की बात कर रही है। लेकिन दोनों अभी एक दूसरे से दूरी बनाने के पीछे का जो मकसद है, कांग्रेस को यह साबित करना है कि हम आरजेडी की बैसाखी पर नहीं है, और आरजेडी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए आप घूम लीजिए, आपको जिनको बिहार भेजना है भेज दीजिए, लेकिन आपकी जमीन नहीं है। चूंकि यहाँ एक सोशल इंजीनियरिंग पर ही यहाँ की जमीन तैयार होती है, और उस सोशल इंजीनियरिंग में मुस्लिम मेरे साथ इस वजह से हैं कि मैं ही भाजपा को हरा सकता हूँ, यादव नेचुरली मेरे साथ हैं, बाकी जो दलित और बाकी लोगों को जो मैं पोलराइज करता हूँ, वो हमारे सोशल इंजीनियरिंग का रिफ्लेक्शन होता है। आपकी कोई जमीन यहाँ नहीं है, अगर आप अपनी कोई जमीन तैयार करने आए हैं तो करके देख लीजिए। इसलिए लालू प्रसाद और तेजस्वी जी भी बहुत भाव नहीं दे रहे हैं, और कांग्रेस भी, चाहे वो कन्हैया हो, अल्लाह बरू को भेजने की बात हो, अब दो दो प्रभारी कुछ दिन में ही हटाए गए। दो भाई देखिए, मुस्लिम लोगों को पोलराइज करने के लिए कैसे अजीत शर्मा को विधायक दल के नेता से हटाया गया, शकील अहमद खान को जिम्मेवारी दी गई, कैसे अखिलेश सिंह को हटा करके एक दलित जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष की राजेश राम को जिम्मेवारी दी गई। ये सारा समीकरण जो है मुस्लिम दलित का एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कांग्रेस कर रही है। आरजेडी उन पर नजर रखे हुए है कि भाई मुस्लिम तो नेचुरली मेरे साथ माई समीकरण में है, और दलित में भी रविदास समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। एक हो सकता है कि एक प्रयोग हो जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे कि आरजेडी भी अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शिवचंद्र राम को बता दे, जो रविदास समाज से आते हैं, राजेश राम जिस समाज से आते हैं, कि भाई देखिए ऐसा नहीं है कि रविदास समाज जिसका 5 कुछ % वोट है वो मेरे साथ नहीं है, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस पदयात्रा, यात्रा जो कह लीजिए, उसके माध्यम से अपनी जमीन को उर्वर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग इनके साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आरजेडी कॉन्फिडेंट है कि ऑलरेडी हमारी जमीन है, और बिल्कुल मैं पैनलिस्ट के इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि तेजस्वी यादव जी के लिए इस बार अग्नि परीक्षा है। लालू प्रसाद किसी भी कीमत पर इस बार तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं, और किसी तरह की समझौता तोड़ सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि समझौते से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का, चूंकि पिछली बार ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस को शायद 70 सीटें नहीं दी गई होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। ठीक है, कांग्रेस राग अलापते रहे कि हमको 45 कमजोर सीटें आपने दे दी, लेकिन आरजेडी मानती है कि शायद वो हम लेफ्ट की पार्टियों को वो सीटें दिए होते, सीपीआईएमएल को, सीपीआई को, सीपीएम को दिए होते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, या आरजेडी ही थोड़ी और सीटें बढ़ा लेती।
तो अभी कांग्रेस फॉर्मूले पर जाकर के अटकी हुई है कि क्या वो मजबूत सीटें हमारे हिस्से में आएगी। वहीं आरजेडी उस कैलकुलेशन पर काम कर रही है कि क्या कहीं फिर कांग्रेस अधिक सीट लेकर के या मजबूत सीट लेकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बाधक न बन जाए। तो दोनों लोग अपने अपने तरीके से अभी मौन साधे हुए हैं, इसीलिए बहुत आपका कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा होगा कि कन्हैया और तेजस्वी कहीं दिख रहे हों या इनके प्रदेश अध्यक्ष उनके प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे हों, जैसा कि एनडीए गठबंधन में आपको दिख रहा होगा कि ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एक जगह मंच शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल लीडर एक जगह मंच शेयर कर रहे हैं, वैसा आपको कांग्रेस और आरजेडी में बिहार में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज राहुल गांधी और बोल जाते हैं कि भाई ये जातीय जनगणना ठीक नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग होते देना नहीं चाहते हैं, पर जातीय जनगणना का क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं और राहुल अलग तरीके से जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। तो मृत्युंजय शर्मा, वो कन्फ्रंटेशन तो है ना, वो कन्फ्रंटेशन एक तरफ वो कहते हैं बिहार में जातीय जनगणना किसकी वजह से हुआ, जिसको आप जातीय सर्वे कह लीजिए, तो वो तेजस्वी कहते हैं मेरी वजह से हुआ है। राहुल गांधी इसको डिस्क्रेडिट करते हैं, कहते हैं कांग्रेस अपने तरीके से करेगी। और आज भी उन्होंने इसकी बात उठाई है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं चाहते। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो दोस्ती है वो टेम्पररी है, करना भी चाहते हैं तो अपनी अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं, पर अपनी जो लाइन है वो दोनों पार्टी अपनी लाइन को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव से इतना पहले अगर आप अपनी रणनीति पर अलग अलग आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे तो जनता के बीच में मैसेज क्या जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही है। मुझे तो हेमंत सोरेन का भी तेजस्वी यादव के साथ आना एक अलग मैसेज देता हुआ दिखाई पड़ता है। अखिलेश यादव का ये दिल्ली में खास तौर पर आप देखिए तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आए वो भी एक अलग कहानी कह रहा था। तो ये जो इंडिया गठबंधन है उसमें तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अब कांग्रेस से अलर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा महत्वाकांक्षी होता दिख रहा है। पंकज जी देखिए, जो पूरा कास्ट सेंसस का मैं एक तरह से कहूंगा खेल है, ये ओबीसी वोट्स को अप्रोप्रिएट करने का खेल है। देखिए, राजद कांग्रेस को अपने साथ चाहती तो है, लेकिन चाहती है कि कांग्रेस जब मेरे साथ आए तो वो अपर कास्ट के वोट्स लेकर आए हमारे साथ। जो मुस्लिम का हमारा वोट्स है उसको मोटा मोटी बस इंटैक्ट रखे, वो तो ऐसे भी हमारा है। वो ये नहीं चाहती है कि कांग्रेस उसी स्पेस के लिए लड़े जो उसका ऑलरेडी है, और राजद ये सोचती है कि ओबीसी वाला जो वर्ग है वो उसका ऑलरेडी वोटर बैंक है और उसको अपने पास जोड़ के रखना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों पार्टियां क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं कि जो पूरा कास्ट सेंसस हुआ है और जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी एक तरह से बताया जाता है सो कॉल्ड ओबीसी सेक्शन को, कि हमने कास्ट सेंसस कराया। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो हर एक स्टॉप पे जहां भी वो रुकते थे तो सभी से उनकी जातियां पूछते थे और बार बार ये हाईलाइट करते थे कि ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। एक तरह से कांग्रेस की तरफ उस वोट बैंक को मोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पता है कि बहुत साइजेबल वोट बैंक है, देश की आधी आबादी ओबीसी है। तो उस साइजेबल वोट बैंक में अगर थोड़ा सा भी हम उसमें सेंध मार पाए तो एक बहुत बड़ा मेरा जनाधार बनेगा। लेकिन विडंबना देखिए आप, इसी कांग्रेस ने 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया, उसका डेटा कभी इन्होंने पब्लिश नहीं किया, कहा कि वो डेटा पब्लिश होने लायक नहीं है। अभी फिर बिहार में भी जब ये कास्ट सेंसस कराते हैं, एक तरफ तो तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि हमने कास्ट सेंसस करा दिया और सबको पता चल गया किसकी कितने संख्या है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वही पटना में आके कह देते हैं कि जो पूरा कास्ट सेंसस हुआ है ये एकदम फर्जीवाड़ा है, इसके डेटा पे मैं विश्वास नहीं करता हूं और हमें अपने तरीके से कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन में आप देखिएगा कि जो एक्चुअल इंटेंशन होना चाहिए था कास्ट सेंसस का वो लॉस्ट हो जाता है। कास्ट सेंसस होने के बाद कहा गया था कि उसके हिसाब से, जातियों के हिसाब से कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी। उसके बाद एक बार भी आपने नहीं देखा होगा, चाहे कांग्रेस के नेता, राजद के नेता, किसी भी नेता को किसी एक पॉलिसी पे बात करते हुए कि हाँ भाई अगर हमारे पास डेटा है, सबका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है हर कास्ट वाइज, तो इस पर एक ये पॉलिसी बनानी चाहिए, या एक पॉलिसी बनी हुई है, उस पर कोई बात नहीं होती है पंकज जी। और ये मैं राजनीति का दुर्भाग्य कहूंगा कि उस पूरे कास्ट सेंसस का जो एक आउटकम निकल के आया, इनफैक्ट राजद के लिए सबसे बड़ा आउटकम ये था, वो चाहते थे इस बात को असर्ट करना, दिखाना
कि मोटा मोटी तो सबको पता है कि यादवों की जो संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है जातीय ग्रुप में, लेकिन वो उसको लेजिटिमाइज करना चाहते थे और कास्ट सेंसस के हिसाब से वो लेजिटिमाइज हुआ कि वो 14% है। और इससे एक प्रकार से उन्होंने वो असर्ट करने की कोशिश की कि चूंकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है तो एक यादव का नेता, और ऑब्वियसली तेजस्वी यादव ही सबसे बड़े नेता है राजद के, तो वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो पूरा का पूरा इंटेंशन आप देखेंगे अगर राजद का तो वो था, और कांग्रेस का पूरा इंटेंशन पूरे देश में जब वो बात करते हैं तो ये है कि ये जो पूरा बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का, इसमें छोटा सा भी अगर हम सेंध मार पाए पूरे देश के अक्रॉस, तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक होगा। अभी उन्हें दिख रहा है कि ये जो पूरा सेक्शन है लार्जली भाजपा के साथ जाता है, जो पूरा ओबीसी वर्ग है, आप देखेंगे मोटा मोटी आप देश में कहीं भी देख लें, और उन्हें दिख रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा चंक भाजपा के साथ जाता रहा तो सत्ता में वापसी मुश्किल है। सिर्फ लेक्चर मुस्लिमों के वोट से या थोड़ा बहुत अगड़ों के वोट से वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए वो बार बार इसकी बात करते रहते हैं कि मुझे इसका क्रेडिट मिले, कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिले। वो एक प्रकार से वीपी सिंह जी ने जो मंडल के साथ किया था उस प्रकार का राहुल गांधी इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन पंकज जी बहुत डिफरेंस आप देखिए उस समय में और उस पॉलिसी में। एक तो उस समय जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑलरेडी था ओबीसी का, वो बहुत पुअर था, और मंडल ने जिस प्रकार से एक सशक्तिकरण किया, अब वो हालात नहीं है। एक तो अब वो हालात भी नहीं है, और सिर्फ एक कास्ट सेंसस से बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसीज रिजर्वेशन सारे प्लेस में। तो मुझे लगता है कि ये जो दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है चुनावी रूप से। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला नहीं है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं हमने पहले गलती की थी, अब हमने उससे सीखा है, हम सब कुछ ठीक करेंगे। वो तो आप ठीक करेंगे, लेकिन आप एक मजबूत लीडर पप्पू यादव का इस्तेमाल करके उसको फेंक दे रहे हैं। सवाल ये है पप्पू कांग्रेस में है या नहीं है। झारखंड में वो कांग्रेस में दिखते हैं, बिहार में ही वो कांग्रेस में नहीं दिखते। पीयूष पंजी, ये जो कांग्रेस का रवैया है, ये पप्पू यादव को फिर से अपनी पार्टी तैयार करने का एक तरीके से मौका दे देगा, क्योंकि कब ऐसे टच एंड गो टाइप चलता रहेगा कि जब मन हुआ तो आपसे प्रचार दिल्ली में करवा लिया, झारखंड में करवा लिया, कांग्रेस के साथ हैं पप्पू यादव, और बिहार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए पंकज जी, ये मीठा खट्टा रिश्ता जो है वो कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच में बना हुआ है, और मुझे लगता है ये बना रहेगा, क्योंकि पप्पू यादव को भी पता है कि उनका कांग्रेस अगर भविष्य में वो उनको कहीं अपने राजनीतिक जो है जीवन को आगे बढ़ाना है, तो कांग्रेस ही वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो आगे जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना जो उनका एक संगठन था उसका मर्जर कांग्रेस में कराया था। इंडिविजुअल रूप में वो काफी लोकप्रिय नेता है, उनका जनाधार बहुत तगड़ा है, ये उन्होंने दिखा भी दिया अभी पिछले लोकसभा चुनाव में, और ये कांग्रेस भी जानती है। इसलिए कांग्रेस बिहाइंड द कर्टेन जो है वो पप्पू यादव का सहयोग लेती रही है और लेती रहेगी, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि बिहार में देखिए बात यह है कि चूंकि आरजेडी और खासकर लालू यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव आए, और उसके लिए कारण भी है। पप्पू यादव जिस तरह का जो है कि स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इंडिया गठबंधन का, तो बहुत बुरा हाल होगा, बुरी असफलता मिलेगी। ये एक एक्सट्रीम उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह का दे दिया। इसके चलते कांग्रेस भला कैसे जो है कि पप्पू यादव को एक सक्रिय भूमिका में दिखा सकती है या ला सकती है बिहार में। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जो है कांग्रेस उनको पीछे पीछे रख के जो है काम कर रही है, और पप्पू यादव अपने तरीके से जो भी पर ये है पीयूष पंजी, पप्पू यादव कब तक पीछे पीछे रहेंगे? अगर इतना संयमित पप्पू यादव होते डॉक्टर संजय, तब क्या बात थी, तब किसी ना किसी दल के साथ जुड़े रहते। पप्पू यादव इतना संयम दिखाने वाले हैं नहीं। अब उनको अपना जैप याद आ रहा होगा, कम से कम भाई वो 25-30 सीट तो बांटेंगे ना डॉक्टर संजय, और इस चुनावी मौसम में नहीं बांटेंगे तो फिर बाकी टाइम कैसे वो अपने समर्थकों को साथ सकेंगे, जोड़े रख सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है ना। अब देखिए ये भी बात खुल करके आने लगी कि कन्हैया भी अपने 3 समर्थकों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कन्हैया 3 समर्थकों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, पप्पू 10-5 को तो लड़ाना चाहेंगे ही। तो ऐसे में पप्पू ही जब कांग्रेस के साथ नहीं दिखेंगे तो पप्पू को तो फिर अपनी पार्टी रिवाइव करनी पड़ेगी डॉक्टर संजय। नहीं, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि उनका मोह जो है वो भंग हो चुका है कांग्रेस से।
और इस बात को वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस हमें बहुत भाव देने वाली नहीं है। तो जब कांग्रेस भाव देने वाली नहीं है तो उस स्थिति में हमें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। और चूंकि लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने दोनों ने साफ साफ इनको कहा कि देखिए, अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस को आप चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, तो एक वैसे व्यक्ति को मत लाइए जो केवल वो तो पूरा सीमांचल का सीट बांट देंगे। अगर वो कांग्रेस में वो रहेंगे तो पूरी सीमांचल का सीट कहेंगे पप्पू यादव की, पूर्णिया हम बांटेंगे, अररिया हम बांटेंगे, किशनगंज हम बांटेंगे, वो कोसी मधेपुरा का इलाका कह देंगे कि हम बांटेंगे। इस बात को आरजेडी खूब समझती है और कांग्रेसी भी, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। इसलिए पप्पू यादव को अपना रिवाइवल कैसे होगा इस पर वो सोच लें, काम कर लें। हालांकि वो बीच बीच में दावा कर देते हैं कि नहीं, मेरे साथ कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और हाथ पैर भी बहुत मारा। जब अखिलेश सिंह थे अध्यक्ष, उस समय भी इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मौर्या होटल में मिल लें, कृष्ण मेमोरियल हॉल में, बाबू सभागार में मिल लें, बीपीएससी के अभ्यर्थी जहां है वहां मिल लें, वहां भी सदाकत आश्रम में मिल लें। और पप्पू यादव का जो लौ लश्कर चलता है, इस बात को लेकर के कांग्रेसी हमेशा सतर्क रहते हैं कि देखिए, ये एक प्रभाव और दबाव दोनों बनाने की कोशिश करते हैं। और इस बात को कांग्रेस खूब समझती है कि ये दबाव भी बनाएंगे, प्रभाव भी डालने की कोशिश करेंगे, और फिर जो ये सीट बांटेंगे और फिर जो माहौल बनाएंगे, उससे कांग्रेसी लाभ की जगह पर नुकसान ही होगा। तो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि कांग्रेस को 55 सीट मिलने जा रही है, जो मेरे पास जानकारी है। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है 55 मनचाही सीट पाने की लड़ाई, और आरजेडी के तरफ से एक रेखा खींच दी गई है कि पप्पू आए तो समझ लीजिए कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो पप्पू के नाम पर दोनों दल में वैचारिक समझौता हो चुका है। अब बचा क्या है? अब बचा है कि भाई पप्पू के नाम पर वैचारिक समझौता तो हो गया, पर मनचाही सीटें कब मिलेंगी, और जब तक मनचाही सीटें नहीं मिलेंगी तब तक क्या होगा? तब तक कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार नहीं मानेगी। बिहार की बात में मृत्युंजय शर्मा जी, पीयूष पंत जी, डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।